Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had almost finished the theory of this chapter. Chapter number 5, we had completed with respect to theory. I had given you two more extra theory which will help you to solve some numericals of this chapter which is not given in your textbook. So it is not required to be prepared. But later on we will discuss that theory. But today we're going to try to solve the remaining numericals of this chapter. Friends, on the last lecture we had discussed a very important theories. We had learnt about the maximum safe speed for the leveled curved road and for the banked curved road. मतलब जब आप टर्न लेते हो तो लेवल्ड रोड में टर्न लेते हो एट दैट टाइम एंड कुछ बैंक्ड कुछ इंक्लाइंड रोड है और उसमें टर्न लेते हो. So on that circumstances, you have to minimize your speed. You cannot go beyond some speed, and if you go beyond that speed, you will be slipped out. So what was that maximum safe speed? We had derived that formula. चलो किसी को याद है? What was the formula for the maximum safe speed for the leveled road? Root of mu s RG nu plus tan theta upon 1 minus ना tan थीटा कहाँ से आएगा? मैं leveled road की बात कर रहा हूँ. तो root Raji mu s. So the equation for the leveled road, that was root Raji mu s, and equation for the banked road, that is root Raji mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta. तो वो आपको याद रह जाए ऐसा टेक्निक भी मैंने आपको सिखाया था. तो आज पहले तो उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कुछ जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर, प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ. क्या आपके मोबाइल के अंदर आपको 10th न्यूमेरिकल दिख रहा है? Yes sir. yes sir देखो क्या लिखा है. A cyclist speeding at 18 km per hour on a level road है friends, takes a sharp circular turn of a radius 3 meter without reducing the speed. The coefficient of a static friction between the tire and the road is 0.1. तो whether he will going to slip or not, that is a question. देखो एक लेवल रोड है, उसका रेडियस हमको दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है और वो स्लिप होगा कि नहीं होगा ऐसा पूछा हुआ है. और उसका जो खुद का स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. तो इंटू 5 डिवाइड बाई 18 या फिर 1000 डिवाइड बाई 3600, तो यू गेट अ 5 मीटर पर सेकंड. अब एक काम करते हैं, हमको ये पता चल गया कि वो जो साइक्लिस्ट है उसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है. अब एक काम करते हैं, वहां पे मैक्सिमम सेफ स्पीड फाइंड कर लेते हैं. वहां पे मैक्सिमम सेफ स्पीड फाइंड करते हैं. तो लेवल रोल के लिए कौन सा फॉर्मूला है भैया? mu s rg. रूट राजी म्यू एस. ओके, सो रूट राजी म्यू एस किया, वहां पे आर दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो हमको पता चला दैट इज 1.71. तो ये 1.71 मिला भैया, और उसका जो स्पीड है वो कितना है? 5 है. तो क्या होगा सोचो? मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है 1.71 है और वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा उसका? स्लीप हो जाएगा. फिजिक्स नहीं, ये बंदा फिजिक्स नहीं पढ़ा है. अगर फिजिक्स पढ़ के बैठता ना, पढ़ के टर्न लेता, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता. आया बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? Yes sir चाहिए आपको? आपको करना क्या चाहिए? फिजिक्स पढ़ना चाहिए. फिजिक्स पढ़ना चाहिए. समझ में आया बात? Yes sir. yes sir ओके सर. हाँ बोलो. सर मैं अभी ज्वाइन हुआ सर, स्कूल का एक्स्ट्रा लेक्चर चल रहा था ना सर. कोई बात नहीं, अभी कुछ मैंने करवाया नहीं है. मैंने ओके. जस्ट एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल कराया, वो आप देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. 10th इलस्ट्रेशन कराया और कुछ नहीं कराया. आप ओके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं. ओके सर. Okay, come to the question number 11. A circular race track of a radius 300 meter, banked at an angle 15 degree. चलो banked road है, पहली बात तो ये कि banked road है.
if the coefficient of the friction between the wheels and the race car and the road is 0.2, अब आपको म्यू दिया हुआ है, तो नंबर 1 व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड? तो फ्रेंड्स याद करो, हमने ऑप्टिमम स्पीड का भी फॉर्मूला डिराइव किया था। राजी tan थीटा राजी उसका tan रूट। theta root हाँ, रूट राजी tan थीटा, रूट राजी tan थीटा। तो हमको ऑप्टिमम स्पीड, ये स्पीड ऐसा है कि अगर ये स्पीड से वो जाएगा बंदा, तो वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वहां पे ही घूमता रहेगा, और दूसरी बात वहां पे उसका फ्रिक्शन का इफेक्ट सबसे कम रहेगा, इसीलिए इसको ऑप्टिमम डिजायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं, डिजायर्ड ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, मतलब मैक्सिमम सेफ स्पीड, तो वो भी हमको फॉर्मूला पता है, रूट राजी म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। 10 15 का वैल्यू आप टेबल के ऊपर से निकाल सकते हो, और टेबल मैंने दिया हुआ है आपको, आई थिंक आई हैड सेंट यू द टेबल यस सर। ऑन द व्हाट्सएप। अगर आपके पास नहीं है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रखो, ओके। तो क्या ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराना सिखा हुआ या आपको आ जाएगा, ये करोगे? आ जाएगा। आ जाएगा सर। करवाने की जरूरत है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। सॉल्व दिस, वी Okay. विल एबल टू सॉल्व दिस। ओके गुड। तो ये 10th एंड 11th आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। अब मुझे ये बताओ कि अब कौन से इलस्ट्रेशन बाकी है। अब सीक्वेंस में देखते हैं, तो 1 2 6 6 हो गया फ्रेंड्स, ये इक्विलिब्रियम। यस सर। अच्छा 7th इज लेफ्ट, नहीं 7th हो गया होगा, 7th करवा दिया होगा, सॉरी 7th बाकी, सॉरी 7th बाकी होगा, 8th करवा दिया होगा, 8th हो गया, सॉरी 8 9 हो गया, 8th 9th हो गया, 9th भी हो गया ना? 10 11 भी होगा। यस सर। ओके गुड 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 गुड। ओके तो फ्रेंड्स कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आई थिंक 1 to 3 हो गया होगा, 4th बाकी होगा, 1 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो गया, एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। यस सर, कम टू द 4th एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। देखो फ्रेंड्स, व्हेनेवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन, तो कोई ना कोई प्रैक्टिकली कोई रियलिस्टिक फोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो कोई ना कोई तो ऐसा प्रैक्टिकली कोई ना कोई एक रियलिस्टिक फोर्स होना चाहिए जो जो ये जो पर्पस है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो रिक्वायर, देखो सर्कुलर मोशन का ये रिक्वायरमेंट है, अगर कोई ना कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है तो ही ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर पाएगा, वाइस वर्सा अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम रियलिस्टिक फोर्स इज प्रेजेंट विच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सोचो। One end of a string of a length L is connected to a particle of a mass n and other to the small peg on a small smooth horizontal table. If the particle moves in the circle with the speed of v, देखो एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ टाइड किया हुआ है, स्टोन इज टाइड एट द वन ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और फिर क्या किया है कि दूसरे को फिक्स किया हुआ है ऑन द स्मूथ टेबल एंड इट इज रोटेटेड विद स्पीड v इन द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल टेबल। तो दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे उसको यहाँ से ऐसे रोटेट करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच करके उसको ये हॉरिजॉन्टल टेबल में रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कौन सा फोर्स ऐसा होगा कि जो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा? सेंट्रीपिटल। कौन सा फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल।
हाँ मतलब देखो Centripetal. सेंट्रीपेटल जो फोर्स है ना वो तो रिक्वायरमेंट है, वो एक कंसेप्ट है। कोई रियलिस्टिक फोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। टेंशनल फोर्स। टेंशनल हाँ Tensional एग्जैक्टली force. तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर एक ही फोर्स है एंड दैट इज अ टेंशन। तो केस वन, इफ द stone perform the circular motion in a horizontal plane। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ओनली एंड ओनली अ टेंशनल फोर्स ऑफ अ स्ट्रिंग विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये एक ही फोर्स ऐसा होगा कि वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। बट मैं एक और केस ले रहा हूँ आपके समझ के लिए कि अगर हम वही स्ट्रिंग को और वही पार्टिकल को वर्टिकल प्लेन में रोटेट कराते हैं, आप समझते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दोनों अलग चीज हुआ। तो अगर हम वर्टिकल प्लेन के अंदर इसको रोटेट करवाते हैं तो फिर अलग अलग केसेस हो गए वहां पे। केस नंबर 2, नाउ स्टोन performing circular motion in a vertical plane। चलो वर्टिकल प्लेन में उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अब हम सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। चलो ये रहा वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है और हमारा जो पार्टिकल है, स्ट्रिंग है, उसके यहाँ पे सपोज के वो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट है, मतलब बॉटम पॉइंट पे है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट वो ये पॉइंट ए पे है। सो यहाँ पे 3 सब केसेस हो गए। बॉटम पॉइंट, तो मुझे सोच के बताओ कि अगर ये बॉटम पॉइंट के बारे में हम सोचते हैं तो मुझे ये बताओ कि वहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। अब मुझे ये बताओ। ग्रेविटी। अच्छा, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो देखो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसके यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर 2 फोर्स लगेंगे। एक तो खुद का वेट तो लगेगा ही लगेगा, वो अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट तो खुद का लगेगा ही लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो टेंशनल। Centripetal हाँ, tension. स्ट्रिंग का टेंशनल फोर्स लगेगा। एम आई राइट फ्रेंड्स, क्या ये बात आपको समझ। यस सर। सर हाँ बोलो। सर पर ये तो लटकता नहीं है, तो फिर वो कहाँ से नीचे वो। क्या बोल रहे हो आप। सर ये ऑब्जेक्ट लटकता हुआ है ना, मतलब वो हाँ, नीचे तो लटकता है, हाँ बराबर है। तो उसमें मास लगेगा अपना। तो लटकता है तो वेट तो लगेगा ही ना, क्यों नहीं लगेगा। हाँ, सिर्फ नॉर्मल नहीं लगेगा। नॉर्मल नहीं लगेगा ना, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन है नॉर्मल सरफेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन नॉर्मल सरफेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो दोनों नहीं लगेंगे। बट भाई मैंने कितनी बार बताया आपको कि खुद का वेट तो ऑलवेज खुद लगेगा। उठाना ही पड़ेगा ना, चाहे कोई भी सिचुएशन। इज दैट क्लियर। चाहे यस सर।
की सिचुएशन है, खुद का वेट तो उठाना ही पड़ेगा, तो फ्रेंड्स वेट तो लगेगा ही लगेगा। तो फ्रेंड्स जस्ट लेट मी, हाँ, तो एट बॉटम पॉइंट दैट इज एट पॉइंट ए, तो मुझे सोच के बताओ कि पॉइंट ए पे टुवर्ड्स द सेंटर कितना फोर्स लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक। देखो मेरी बात सुनो, चलो ऊपर की साइड 100 न्यूटन है, ऊपर की साइड 100 है, नीचे की साइड 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना लगेगा? 95. तो 95 करने के टी लिए माइनस मैंने क्या किया, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऊपर की साइड 100 है, नीचे की साइड 5 है, तो रिजल्टेंट ऊपर की साइड कितना आएगा? आपने बोला 95, तो वो 95 लाने के लिए आपने क्या किया? T minus mg. हाँ, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हम ऐसा कह सकते हैं कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r, बट यहाँ पे r के बदले में l यहाँ पे मैं r के बदले l लिख सकता हूँ, बिकॉज ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा ना, स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वही तो हमारा रेडियस होगा ना, वही तो रेडियस होगा। तो mv² अपॉन l इज इक्वल टू t माइनस mg। चलो, क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी, समझ में आया? यस सर। एट टॉप मोस्ट पॉइंट, चलो अज्यूम दैट द पॉइंट बी, चलो अब हम सोच लो कि यहाँ पे है हमारा पार्टिकल, ऊपर की तरफ है, ऐसा सोच लो यहाँ पे है। तो मुझे ये बताओ सोच के कि अगर हमारा पार्टिकल ऊपर के साइड है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेंगे? यहाँ पे है पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational और tensional दोनों. तो माजी भी नीचे लगेगा, टेंशन भी नीचे लगेगा। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी? Yes sir. यहाँ पे ऊपर जब हमारा पार्टिकल होगा तो माजी भी नीचे लगेगा, टेंशन भी नीचे ही लगेगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा? तो फिर 105. टी प्लस एम T plus mg. हाँ, 105 तो एग्जाम्पल था, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, वो तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए था। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू टी प्लस माजी। तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू टी प्लस माजी। इज अ क्लियर फ्रेंड्स? यस Yes सर। sir. बट सपोज के हमारा जो पार्टिकल है या पॉइंट बी या पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट बी पे या पॉइंट डी पे है, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो उसके लिए पॉइंट बी या पॉइंट डी पे है, वो अज्यूम करो कि हमारा जो पार्टिकल है वो चाहे यहाँ पे है या यहाँ पे है, इसको पॉइंट डी या पॉइंट ई बोल देते हैं। तो अब सोच के बताओ कि टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर टेंशनल। एंड Tensional. only the tensional force will be there because माजी जो लगेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो तो नीचे की तरफ लगेगा, तो माजी का कोई रोल प्ले नहीं होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई रोल प्ले नहीं होगा सेंटर पे फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो कौन प्रोवाइड करेगा? टी टेंशनल। एट पॉइंट डी और पॉइंट ई the required centripetal force is provided only and only by the tensional force. तो mv² by r, mv² by l is equals to tension only. तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? यस सर। सर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो टुवर्ड्स द सेंटर उसका कोई कंपोनेंट रोल नहीं प्ले करेगा। ये माजी जो होगा ना वो टोटली नीचे की तरफ लगेगा, तो उसका कोई रोल प्ले नहीं होगा टुवर्ड्स द सेंटर के लिए। टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए इसका कोई रोल भी प्ले नहीं करेगा, मतलब उसके कंपोनेंट भी नहीं आएगा। तो ओनली द टेंशन इज देयर व्हिच इज प्रोवाइडिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इज इट क्लियर? यस सर सर। हाँ बोलो। सर B और D के बीच में हो तो क्या करने का? हाँ, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसके लिए भी एक शॉर्ट, मतलब कोई भी एंगल, मतलब वो जो आप जो फॉर्मूला बोल रहे हैं वो कोई भी एंगल, वो आप
न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपको ये एक शॉर्टकट बताऊंगा कि वहां पे कोई भी एंगल के लिए वो थीटा के फॉर्म में एक फॉर्मूला है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखने का। और दूसरी बात, ये 3 केस से अलावा और कोई केस आता भी नहीं है। तो अ, वो फॉर्मूला है एक, मैं आपको बता दूंगा एट दैट टाइम। ओके, ओके सर। तो ये 4th क्वेश्चन तो मैंने कराया, और साथ साथ में आपको मैंने और वर्टिकल प्लेन के लिए के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। चलो, तो ये 4th में तो ओनली टी आएगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब आई थिंक 5 6 7 8 हो गया होगा। 9 पे आ जाओ। 9 हो गया, बाकी है 9 बाकी होगा। बाकी है। और ये मैंने 7 करवा दिया आपको। 7 8 यस यस सर। 7 8 हो गया ना भैया? Yes, sir. यस यस और नो? Yes, yes. ओके, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। 9 को क्वेश्चन को आप रेट नहीं करने का ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9, a rocket with a lift of mass 20,000 kg blasted upward with the initial acceleration 5 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. चलो फ्रेंड्स, सोच लो कि हमारे पास ये जो पॉइंट है वो पॉइंट नहीं है, बट एक रॉकेट है। So think this is a rocket. We are drawing a free body diagram of a rocket. तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट नहीं है, रॉकेट है। तो कितना फोर्स उसके, हाँ देखो, ये ब्लास्ट जब होगा ना, तो वो ज्यादा जो फ्यूल है ना, फ्यूल, वो फ्यूल रॉकेट में से नीचे की तरफ आएगा। फ्यूल जो है, फ्यूल वो नीचे की तरफ आएगा ब्लास्ट हो गया। तो रॉकेट के ऊपर जो थ्रस्ट मिलेगा, रॉकेट को जो थ्रस्ट मिलेगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो वो इनिशियल, यस सर। पहली बात ये है कि थ्रस्ट का डायरेक्शन कौन सा होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। अरे भैया, अरे थ्रस्ट कौन? अपवर्ड। अपवर्ड। रॉकेट के ऊपर Upward. थ्रस्ट, देखो, तो फ्यूल का कंबशन होने के बाद, फ्यूल का कंबशन होने के बाद फ्यूल तो नीचे आएगा, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्यूल भले ही नीचे जा रहा है, बट वो जब नीचे जाएगा तो वो फोर्स कौन सी तरफ प्रोवाइड करेगा रॉकेट को? अपवर्ड। अपवर्ड। ऊपर। तो जो रॉकेट को जो थ्रस्ट मिलेगा, थ्रस्ट वो ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो फोर्स है ना, वो थ्रस्ट, फोर्स ऑफ द थ्रस्ट है, FTH। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल, कंबशन ऑफ द फ्यूल। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ मेनी अदर फोर्सेस आर एक्टिंग? चलो, रॉकेट के ऊपर, हाँ, उसका खुद का वेट तो आपको हमेशा से पता है कि भैया खुद का वेट तो उठाना ही पड़ेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कम खाओ गम खाओ। कम खाओ। तो वेट नीचे की तरफ बस, यानी इसके अलावा और कोई फोर्स है? हाँ, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा अज्यूम करके मानेंगे, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे। तो ये दोनों के सिवा और कोई फोर्स लगेगा फ्रेंड्स? सोचो तो। नो सर। एनी अदर फोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस? टेल मी, बोलो भैया, क्या और कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। चलो, नहीं लगेगा तो और कोई फोर्स, और रॉकेट जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन। तो अब देखो, जीवन में दो ही चीज हो सकती है, या इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी या एट द रेस्ट, तो ये दोनों जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। हाँ, वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो नॉन इक्विलिब्रियम है, और उसमें क्या करना है आपको? दोनों का वो एडिशन करके एमए। तो उसमें क्या करना है आपको? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मा करना है। तो अच्छा, चलो मुझे बताओ मैं क्या लिखूं। अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या लिखना चाहिए। T minus mg is equal to ma. प्लस माइनस हाँ देखो, रॉकेट ऊपर तरफ जा रहा है तो ये जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। तो F थ्रस्ट माइनस मा जी इज इक्वल्स टू मा। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स?
यस सर। ओके, तो फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रेंड्स। ये थ्रस्ट का तो वैल्यू हमको फाइंड करना है। एम आपको दिया हुआ है 20,000, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू एम 20,000 इंटू 5, बस यू जस्ट गेट द आंसर। तो थ्रस्ट फोर्स आपको मिल जाएगा 20,000, यू कैन टेक अ कॉमन, एंड 5 + 10, 5 + 10 मतलब 15, 15 3 ज़ा 30, 30 20,000, 30 इंटू 10⁻⁴ मतलब 3 इंटू 10⁵ न्यूटन शुड बी द आंसर। ये थ्रस्ट फोर्स, इसको टी भी बोल सकते हैं या FTH भी बोल सकते हैं, जो भी आपको सिंबल देना आप दे सकते हो। सिंबल में कुछ नहीं रखा है, बट ये जो है वो थ्रस्ट हमको मिला, दैट इज टू बी नोटेड। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। इज इट ओके? यस सर। चलो, तो ये खत्म हुआ। तो क्या ऐसे ही दिया हुआ? या परफेक्ट। चलो, क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा दिया? बाकी है क्वेश्चन नंबर 10 करा दिया, बाकी है? बाकी है 10 11 बाकी। अच्छा, कम टू द बाकी क्वेश्चन है। नंबर। बाकी है सर। ओके फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अभी आपको करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसको समझने का आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या लिखा है देखो। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखो, पहले उसका जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है, और उसके बाद जो है वो 8 सेकंड के लिए, उसके बाद ऐसा दिया हुआ है कि 8 न्यूटन फोर्स डायरेक्ट, 8 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, directed towards the south for the 30 seconds. Take the instant the force is applied is x equals to 0. The position of the body at that time to be x equals to 0. देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप थोड़ा करेक्शन कर लो ना। द इंस्टेंट, यहाँ पे इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब टाइम होता है, तो टाइम इसको 0 कंसीडर करना है, इसको 0 टाइम कंसीडर करना है, और उसका पोजीशन जो है वो x है। यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, t है। तो आपको उसके प्रेडिक्शन करना है, आपको उसके पोजीशन को कौन कौन से टाइम पे, -5 सेकंड पे, 25 पे एंड 100 सेकंड पे। तो मैं एक बार फिर पूरा क्वेश्चन आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एक बॉडी है, वो जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है 0th सेकंड पे। उसके ऊपर, अब 0th सेकंड पे इसके ऊपर फोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब वो जो फोर्स प्रोवाइड किया है वो 30 सेकंड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। 30 सेकंड के लिए जो फोर्स है ना, वो 30 सेकंड के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि भाई जो टाइम के फोर्स प्रोवाइड किया है उसको 0 टाइम लेंगे, उसको 0 टाइम लेंगे, और उसके पोजीशन को भी हम 0 ले लेंगे। तो हमको -5 सेकंड, मतलब जब फोर्स लगाया था, उससे पहले के 5 सेकंड के पहले, जब हमने फोर्स लगाया था उससे पहले 5 सेकंड के पहले उसका पोजीशन क्या था। अब उसके बाद 25th सेकंड पे पोजीशन क्या होगा, और 100 सेकंड के बाद पोजीशन क्या होगा। ये 3 चीज आपको फाइंड करनी है। चलो, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले we'll assume for t is equals to -5 second to t is equals to 0 सेकंड। चलो, सबसे पहले हम ये केस नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये जो ड्यूरेशन है उसमें किस टाइप का मोशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला होगा, किस टाइप का मोशन होगा?
ये फोर्स अप्लाई करने के पहले की बात है, फोर्स अप्लाई करने के पहले की बात है। तो उससे पहले तो क्या हो रहा है? रेस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ड्यूरेशन मतलब t2 माइनस t1। चलो फाइनल पोजीशन मुझे फाइंड करना है। नहीं, मुझे फाइनल पोजीशन पता है। फाइनल पोजीशन मतलब जीरो स्टेप पे पोजीशन। फाइनल मुझे पता है फाइनल कितना है। ये फाइनल जो टाइम है वो जीरो टाइम है। जीरो। तो फाइनल पोजीशन जीरो है बिकॉज ऐसा दिया हुआ है कि t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन जीरो है। और इनिशियली मुझे फाइंड करना है, मतलब 5 सेकंड के वो फोर्स अप्लाई करने के पहले 5 सेकंड के पहले मुझे फाइंड करना है, मतलब इनिशियल पोजीशन मुझे फाइंड करना है। वेलोसिटी कितना है? 10 है। हम 10। ऐसा मान के चलेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है ना उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव, एंड ये पूरे क्वेश्चन में साउथ डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान के चलेंगे। नॉर्थ, मेंशन करना पड़ता है सर एग्जाम में? क्या बोल रहे हो? एग्जाम में ऐसा मेंशन करना पड़ता है कि मतलब हम अपने आप कर ले तो चलेगा कि नहीं, मेंशन? कर देना, मेंशन करना पड़ता है, मेंशन कर देना होता है, मेंशन करना होता है। सर बोलो। सर पहले ए फाइंड कर देते हैं फिर एस इक्वल टू यूटी नहीं, प्लस मेरी बात सुनो। आप एक्सेलरेशन कब फाइंड करना चाहिए आपको? अब अच्छा, फोर्स कब प्रोवाइड हो रहा है? क्वेश्चन को देख के मुझे बताओ, फोर्स कौन से ड्यूरेशन के बाद स्टार्ट हो रहा है फोर्स? प्रेरक, कभी कौन बोला अभी? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि फोर्स कब प्रोवाइड कर रहे हैं हम? 0 सेकंड पे। और अभी मैं कैलकुलेशन किसका कर रहा हूँ मैं? कांस्टेंट वेलोसिटी के नहीं नहीं लिए नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कौन से ड्यूरेशन के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ? 5 टी इक्वल्स टू -5 हाँ, तो -5 से 0। तो क्या ये ड्यूरेशन में कोई फोर्स लग रहा है? ओके हाँ बराबर। नो लग ही सर। नहीं रहा है तो फिर एक्सेलरेशन क्यों कैलकुलेट करें हम? इज इट ओके? यस सर। हम करेंगे, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बट उसका टाइम तो आने दो। अभी उसका टाइम अभी आया नहीं है, बिकॉज उसका टाइम भी आएगा जैसे अपना टाइम भी आता है। तो टाइम तो आने दो। तो अभी यहाँ पे जो फाइनल ड्यूरेशन है वो 0 है, इनिशियल जो है वो -5 है। तो फाइनल ड्यूरेशन 0, इनिशियल -5। तो ये हमारा जो पोजीशन है बिफोर द 5 सेकेंड, आफ्टर अप्लाइंग द 5 सेकेंड बिफोर अप्लाइंग फोर्स, ये हो जाएगा 50। मतलब x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -50 मीटर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ, आप सोचो जरा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 0 पे जब था तब हमने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, तब हमने, और वहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना था? टुवर्ड्स द नॉर्थ 10 मीटर पर सेकेंड। 10। तब हमने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, बट उसके पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके पहले तो कहीं पे यहाँ पे कहीं पे होगा ना वो। तो वो कहाँ पे था फ्रेंड्स? -5 सेकेंड पे, -50 मीटर वो पे। -50 पे था। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो इसका पोजीशन मतलब केस नंबर 1 खत्म हो गया। वो फिफ्थ, ये t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पे आपको मिल गया। केस नंबर 1 इज ओवर। चलो अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स? केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स बात ऐसी है कि केस नंबर 2 में हमने 25 सेकंड का फाइंड करना है, 25 सेकंड का। तो एक काम कर लेते हैं, ये 25 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करता है वो मुझे फाइंड करना है। बट अभी अभी जो है ना, अब हमारा जो केस है वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 25 सेकेंड तक लगा होगा। और ये मोशन कैसा है? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला होगा क्या ये मोशन अभी? एक्सीलरेटेड। वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला होगा, यस और नो? नो सर। नो तो ये कैसा होगा? यहाँ पे क्या होगा भैया? एक्सीलरेट।
acceleration is a constant. Q constant because acceleration is equal to force upon mass. तो फोर्स कितना लग रहा है अभी 8 न्यूटन, मास कितना है अभी 0.4. तो हाउ मच द एक्सेलरेशन इज, बता दो भैया, बोलो. 20 meters. minus 20 मीटर पर सेकेंड, बट इट शुड बी टेकन माइनस Q माइनस as it is acting in which direction. देखो हमको दिया है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, South. साउथ डायरेक्शन, और वो जा कौन से डायरेक्शन में रहा था. North. तो ये नेगेटिव क्यों लिया, समझ में आया भैया. यस सर. Why it is taken negative, it is understood friends. यस सर. वेरी गुड. सो भैया अब वापस से हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे. अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बताओ मुझे. नाउ द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, बोलो क्या लिखूं मैं. ut plus half at square. ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वेरी गुड. बट अब ut का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. चलो इनिशियल वेलोसिटी मुझे +10 लिखना पड़ेगा. प्लस क्यों, बिकॉज नॉर्थ में था वो. वो नॉर्थ में ही है. टाइम North में ही था. हाँ एग्जैक्टली. टाइम ड्यूरेशन कितना लिखूं भैया 25. 25 एक्सेलरेशन कितना लिखूं -20 minus 20. इंटू 25 का स्क्वायर. अब फाइनल पोजीशन मुझे फाइंड करना है. इनिशियल मुझे पता है, इनिशियल मुझे पता है कितना है. 0 पे 0 है, टाइम 0 है तो उसका इनिशियल पोजीशन भी 0 है. और ये हो जाएगा 250 माइनस 10 इंटू 625. तो 6250 माइनस 250, तो फ्रेंड्स इट विल बी अ -6000 मीटर्स, मतलब -6 किलोमीटर्स. तो उसका पोजीशन क्या रहेगा आफ्टर 25 सेकंड. तो आफ्टर 25 सेकंड इट इज अ -6 किलोमीटर. अब क्वेश्चन ऐसा है कि भाई सर ये माइनस क्यों आया. देखो वो जब t 0 पे था तो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, नॉर्थ में. नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था. तो फिर पोजीशन कुछ पॉजिटिव आना चाहिए ना, नेगेटिव क्यों आया. तो भैया वो नेगेटिव आना लाजमी है, वो बराबर है. पूछो क्यों. तो फोर्स फिर उल्टी जगह लगने हाँ लगा. वो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है. तो क्या होगा कि वो जा रहा था बट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में. तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा. कोई एक पोजीशन ऐसा आएगा कि वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा. उसके बाद वो वापस कौन से डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा. आउट. बाद वो कौन से डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में. दैट इज व्हाई द आंसर इज कम्स आउट टू बी अ नेगेटिव. क्या ये बात आपको समझ में आया. यस सर. अब केस नंबर 3. चलो केस 1 खत्म, केस 2 खत्म. अब केस नंबर 3. अब 0 से लेके t इज इक्वल टू 0 से लेके हम t इज इक्वल टू 100 सेकंड का सोचेंगे. बट फ्रेंड्स मुझे सोच के बताओ कि मैं क्या ये डायरेक्टली ये जो थर्ड केस है उसको मैं डायरेक्टली सोल्व कर पाऊंगा या उसको मुझे 2-3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. कोई मुझे क्या करना चाहिए इसमें. डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करके सोल्व करना 30 पड़ेगा. क्यों डिवाइड सेकंड करना, के लिए क्यों डिवाइड करना पड़ेगा. 30 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है. एग्जैक्टली फोर्स जो है ना वो 30 सेकंड के लिए ही लग रहा है. तो 30 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, वापस से किस टाइप का मोशन होना चाहिए. कांस्टेंट वेलोसिटी. एकदम बढ़िया. कौन बोला, कौन बोला. हेट. हेत यू गॉट द वेरी गुड आंसर. तो 30 सेकंड तक वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा बिकॉज फोर्स अप्लाई किया हुआ है. बट जैसे ही हम फोर्स रिलीव कर देंगे, जैसे ही हम फोर्स को निकाल देंगे, जैसे ही हम फोर्स को 0 कर देंगे, on the same time after the same from the same instance it start performing the motion with the constant velocity. तो मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये 100 सेकंड का जो ड्यूरेशन है उसमें से पहले 30 सेकंड तक उसका एक्सेलरेटेड मोशन होगा और उसके बाद 70 सेकंड्स के लिए उसका कौन सा मोशन होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का होगा. तो एक काम करते हैं, हम पहले 30 सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं
और उसके बाद 70 सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग 70 सेकंड्स के लिए। तो क्या ये लॉजिक समझ में आया पहले तो आपको? यस सर। सो ये पार्ट 3 में नंबर 1 हम पहले करेंगे t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 30 सेकंड। फ्रेंड्स मजा आ रहा है ना फिजिक्स में? यस सर। अगर आपका माइंड चलता है, सोचने का पावर है आपका, तो इसमें जो मजा है वो कोई सब्जेक्ट में नहीं है। तो अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल 0 है, वेलोसिटी इनिशियल 10 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, टाइम हमको लेना कितना है अभी 30, एक्सेलरेशन अभी हमने बताया कि वो 20 माइनस होगा एंड 30 का स्क्वायर। तो ये जो x2 माइनस 0 मतलब x2, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 9000, 900 इंटू 10 9000। तो ये आपका जो पोजीशन है ना वो -8930, नहीं 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 नहीं, -8700 700 मीटर्स। चलो क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। और एक काम करते हैं, वो 30 सेकंड का फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते, हम 30 सेकंड के बाद का फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, बिकॉज वो 30 सेकंड का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही आफ्टर 30 सेकंड क्या हो जाएगा, इनिशियल Positive. वेलोसिटी। इनिशियल या कांस्टेंट, इनिशियल या कांस्टेंट, बिकॉज 30 सेकंड के बाद तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है। तो हम 30 सेकंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है उसको भी फाइंड करने का ट्राई करेंगे, और वही हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल जो है ना वो तो 10 है, एक्सेलरेशन -20 है, और टाइम ड्यूरेशन हमको 30 लेना है। तो व्हाट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी, चलो मुझे बताओ। फाइव 590 590। -590 मीटर पर सेकंड। इज इट ओके फ्रेंड्स? सर पर फिर तो वो एक्सेलरेशन रिलीज नहीं हो जाएगा, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर। क्या बोल रहे हो आप? सर ये तो वो ही नहीं पता चल गया सर। अभी तो हमने 30 to 70, अभी तो वो केस नंबर 2 तो स्टार्ट ही नहीं किया ना, अब वो आएगा, आप जो सोच रहे हो अभी आएगा। नाउ फॉर t इज इक्वल टू 30 to t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। यार अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोचो। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है भैया, -590 एंड टाइम इंटरवल कितना होगा 70। 70 चलो मुझे ये बताओ कि अब कितना आएगा 590 इंटू 70 क्या आएगा, बोलो बताओ। 4130 -41300 -41300 मीटर्स। इज दैट क्लियर? अब ये हमारा जो है ना, देखो सोचो कि ये हमारा D1 है, मतलब ये 0 से ये D1 है, और ये D1 है, ये D1 है। तो ये 0 पे था, और ये D1 और ये D2, ये डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, एंड फॉर द रिमेनिंग 70 सेकेंड्स ये डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 है। तो डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 जो मुझे मिला, वो -8700 है, एंड डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 जो मुझे मिला वो -41। तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू -8700 प्लस -41300। तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स? 8700 50,000 तो ये आपका हो जाएगा -50,000। तो उसका जो अब पोजीशन जो होगा, लास्ट पोजीशन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ -50 किलोमीटर है आफ्टर 100 सेकेंड्स? क्या ये बात? यस सर। यस सर। तो इसमें मैंने क्या किया पता चला आपको? मैंने है ना, देखो 0 सेकंड पे वो 0 पे था, तो मैंने पहले 30 सेकंड के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में फाइंड किया, और बाकी के 70 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया।
तो D1 प्लस D2 कर दिया तो मुझे फाइनल पोजीशन मिल जाएगा उसका, वो -50 किलोमीटर मिला आपको। तो क्या ये फ्रेंड्स समझ में आया? पूरा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था। सर ये कितने मार्क्स का आ सकता है? हाँ, इसमें देखो ये मेरे हिसाब से तो है ना, मैं इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, बट JEE में मैं डायरेक्टली केस नंबर 3 पूछ लेता। JEE में केस नंबर 3 डायरेक्टली पूछ लेता, तो उसमें क्या होता कि केस नंबर 3 में सब कुछ मतलब आपका पूरा नॉलेज 100% नॉलेज इसमें यूटिलाइज हो जाता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछना है एग्जाम के अंदर तो 4 या 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 4 या 5 मार्क्स में। इज इट क्लियर? बट आपको क्वेश्चन समझ में आया? मेन चीज ये है। यस सर। हाँ, ओके, या तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो तो वहाँ पे वही है। पहले केस नंबर 1 हमने सॉल्व किया तो -50, फिर सेकंड केस में -6 किलोमीटर मिला डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड केस में क्या किया, पहले 30 सेकंड का फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट और उसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया 30 सेकंड के बाद, और फिर बाकी के 70 सेकंड, हाँ एक्चुअल में ये थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो थर्ड नंबर है ना, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल थर्ड नंबर, उसको एक्चुअली यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ से थर्ड के स्टार्ट, यहाँ से थर्ड के स्टार्ट हो रहा है, तो पहले 30 सेकंड का फाइंड किया और फिर 70 सेकंड का फाइंड किया, और 70 का मुझे मिला ये 41300 और उसका एडिशन किया मैंने। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। ओके, रिद्धि इज देयर? रिद्धि, रिद्धि, तो फ्रेंड्स इसमें नंबर 3 है ना, आपको यहाँ पे लिखना है, ये जगह पे आपको नंबर 3 लिखना है। यहाँ से नंबर 3 का कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, नंबर 3 का कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ओके, इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या ये करवा दिया बाकी है? बाकी है। बाकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। तो पहले समझने की ट्राई करते हैं क्या लिखा है। अच्छा क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गुड वन, इंपॉर्टेंट आई थिंक, आई शुड से। क्या आपके क्वेश्चन मोबाइल के अंदर ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। Okay. A truck starts from the rest and accelerates uniformly at a 2 meter per second square. At a t is equals to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What is the velocity and the acceleration at 11th second? मतलब 11 सेकंड का मतलब ऐसा हुआ कि स्टोन को ड्रॉप करने के बाद कौन सा सेकंड? फर्स्ट। हाँ, 1 सेकंड, बिकॉज जो स्टोन ड्रॉप किया है ना वो 10 सेकंड पे ड्रॉप किया है। इसका मतलब 11 सेकंड का मतलब ऐसा हुआ कि स्टोन को, थैंक यू, स्टोन को ड्रॉप करने के बाद वो फर्स्ट सेकंड ही होगा। तो फ्रेंड्स होता क्या है पता है आपको? आप कभी चलती हुई गाड़ी में से बाहर निकले हो कभी? यस सर। यस सर। आपने क्या फील किया? कि अगर हम उसके साथ मतलब उतरे तो वो उसके साथ वो दौड़े नहीं ना, तो फिर वो गिर जाते। हाँ, तो ऐसा एक रूल है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, मेरी जगह मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कोई ऑब्जेक्ट कोई रेफरेंस फ्रेम में से बाहर निकलता है, जब कोई ऑब्जेक्ट कोई फ्रेम में से बाहर निकलता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, उसका इनिशियल वेलोसिटी वो रेफरेंस फ्रेम जितना ही होता है। एक देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, उसको आपको हमेशा याद रखना है।
when any object comes out from any frame of reference its initial velocity is equal to velocity of that frame of reference। जब कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस फ्रेम में से बाहर निकलता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी जो होता है ना, वो तो वो फ्रेम जितना ही होता है। मतलब आप सपोज के 100 मीटर पर सेकंड से कोई ट्रेन जा रही है, आप उसके अंदर हो, और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपका भी वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियली 100 मीटर पर ही होगा। बट ऑन द स्पॉट जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा, but when the object comes out from any frame of reference, on the same time it will lost on the same time it lost the acceleration of the frame of reference. It lost acceleration। जैसे ही वो रेफरेंस फ्रेम में से बाहर निकलेगा तो अब उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? तो वो जो अपार्ट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ, हाँ ग्रेविटी है तो ग्रेविटी लगेगा। मतलब जैसे ही वो रेफरेंस फ्रेम में से बाहर निकल जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन रेफरेंस फ्रेम का उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। हाँ, बाकी जो लगना है वो लगेगा, बट इट विल लॉस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि वो जो एक्सेलरेशन है ना, वो तो निकल जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। सो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो ये है ना, आपके बुक में सामने के साइड जो ब्लैंक पेजेस है वहां पे ये दो चीज आपको लिख लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में से बाहर निकलता है तो दो चीज होती है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा जो फ्रेम का था वही, बट ऑन द स्पॉट उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो फ्रेम का तो निकल जाएगा, बाकी जो सपोज कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एंटर हो रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, बट फ्रेम का तो निकल जाएगा। फ्रेम चाहे जितने भी एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है उसका अब उसके साथ कोई लेना देना, ऑब्जेक्ट का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अब सोचते हैं कि एक ट्रक है। अब ट्रक है ना, फ्रॉम द रेस्ट इट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग फॉर द 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर 10 सेकेंड। चलो मुझे क्या 10 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है, तो कैसे मिलेगा भैया? बताएगा कोई? v is equal to v naught plus at। चलो इनिशियल कितना है? 0। 0 अब एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। एंड टाइम कितना लगेगा? 10 तो ये होगा 20 मीटर पर सेकंड। बट कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में? ट्रक जो जा रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही होगी? हॉरिजॉन्टल। अब क्या कर रहे हैं हम? अब कोई बंदा ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ है और वो ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ है बंदा, और वो क्या करेगा? वो स्टोन को ड्रॉप करेगा। तो देखो ट्रक अगर ऐसे जा रही है
तो जब स्टोन ड्रॉप होगा तो उसका भी इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का वेलोसिटी याद है ना आपको, रेफरेंस फ्रेम में से कोई ऑब्जेक्ट निकलता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है ना वो वही का वही होता है। तो स्टोन का भी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। अरे 0 नहीं होगा भैया, 20 20। 20 अभी तो 20 मैंने आपको ये पूरा 20 दिखाया Yes, कि sir. when any object comes out from the frame of reference, its initial velocity is equals to the velocity of the frame of reference। मतलब 10 सेकंड के बाद हमारा ये जो ट्रक है ना वो हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ट्रक का वेलोसिटी 20 है तो ऑब्जेक्ट का भी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 होगा। तो अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का बाहर निकलने के बाद 0। अरे नहीं, ग्रेविटेशनल होगा। ग्रेविटेशनल हो जाएगा। परफेक्ट, ग्रेविटेशनल। जो मोशन है ना वो कैसे होगा पता है आपको? उसका मोशन कुछ ऐसे होगा। प्रोजेक्टर। मतलब ये किस टाइप का मोशन होगा? प्रोजेक्टर। तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा मोशन करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। एंड वर्टिकल डायरेक्शन का जो होगा वो एक्सेलरेटेड होगा। नाउ stone is dropped from a truck, so can I say horizontal, can I say it is also a constant velocity Yes sir। of a stone का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा वो तो क्या रहेगा? 20 मीटर पर सेकंड। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes sir। Yes, sir. Now stone is dropped from the truck, it will start performing which kind of motion? It will start प्रोजेक्टाइल। performing projectile motion, एंड उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा वो तो 20 मीटर पर सेकंड होगा। और मुझे उसका वर्टिकल वेलोसिटी मुझे फाइंड करना चाहिए। तो वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर हाउ मच टाइम? 1 सेकंड। लिखा है 11 सेकंड, बट मैं करूंगा क्या? 1 सेकंड। हाँ, बिकॉज 10 सेकंड तो ऑलरेडी पास हो गया है। इज दैट क्लियर? Yes sir। तो Vy इज इक्वल्स टू V0 प्लस AT। चलो मुझे ये बताओ कि वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा? देखो, स्टोन का जो इनिशियल जो भी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कुछ भी नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कुछ भी नहीं है, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या लिखो अभी मैं? 9.8। एक्सेलरेशन क्या लिखो भैया? 9.8। And तो आई विल राइट अ 10, ओके, और टाइम इंटरवल 1। तो अब मुझे पता चला कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या रहेगा आफ्टर 1 सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes sir। तो अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है, आपको अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता है, वर्टिकल कंपोनेंट भी पता है, तो आपको पता है कि अगर रिजल्टेंट स्पीड आपको फाइंड करना है आफ्टर हाउ मच टाइम? 11 सेकेंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? Vx square plus Vy square. It is a very interesting question. Are you able to understand this? Yes sir। So root 400 plus 100 root 500, रूट 400 प्लस 100 रूट 500, तो 500 का रूट निकालना पड़ेगा। 10 रूट 5 कुछ आंसर आएगा। 10 रूट 5, रूट 5 का जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। रूट 5 का जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 10, तो क्या आता है देखो तो भैया। 22.36। तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 22.4 मीटर पर सेकेंड।
तो चलो, क्या ये बात आपको पल्ले पड़ा? आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यस सर। रिजल्टेंट वेलोसिटी तो मिल गया आपको, अब एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? तो 11 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन तो कितना मिलेगा? वो तो जैसे ही, 9.8। हाँ, और 10 मीटर पर सेकंड, और कौन से डायरेक्शन में मिलेगा आपको? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउन डाउन। जैसे ही ऑब्जेक्ट ट्रेन में से बाहर, ट्रक में से बाहर निकल के आएगा, तो आपको ट्रक का एक्सेलरेशन भूल जाना है, बिकॉज नाउ ऑन द स्टोन there will be no effect of the acceleration of the truck because now it move in the under the effect of gravity. तो उसके ऊपर अब जो भी एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होगा, ट्रक का एक्सेलरेशन भूल जाना है अभी। तो ये दो चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना था, एक रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। तो ये दोनों चीज क्या आपके पल्ले हुआ, पल्ले पड़ा? सर बोलो। Yes, sir. सर हम इसमें वो डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं ना, Vy/V। हाँ कर सकते हैं, बट वो डायरेक्शन का पूछा नहीं है इसलिए। नहीं मतलब ऐसे पूछ लेते तो हाँ हम कर सकते हैं कर सकते हैं, आप कर सकते हो डेफिनेटली। इज इट ओके? यस सर। तो देखो क्या किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले ट्रक का 10 सेकंड के बाद का वेलोसिटी फाइंड किया है। अब दिखा गया कि सिंस stone moves with a constant velocity in the horizontal direction, hence there will be no change in the horizontal component of velocity. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री फॉल हो रहा है और टाइम इंटरवल आपको 1 सेकंड लेना है। तो y कम ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80, तो वो 10 हो जाएगा। फिर अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, यहाँ पे 100 स्क्वायर नहीं आएगा, 10 स्क्वायर आएगा, ये मिस्टेक है। 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो हो जाएगा 22.4। और एक्सेलरेशन आपका जो रहेगा वो 9.8 मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा नीचे की तरफ। इज इट क्लियर? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। तो फ्रेंड्स, आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 12 इन योर मोबाइल स्क्रीन? यस सर। Okay. A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by 2 meter long string is set into the oscillations. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओसिलेशन करवाने की बात है। तो ये कोई सीलिंग है और सीलिंग के साथ ये स्ट्रिंग को टाइड किया हुआ है, और क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को उसके साथ हैंग किया हुआ है, और फिर हम इसको ओसिलेशन करा रहे हैं। इसके ओसिलेशंस हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो ये उसके ओसिलेशंस है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि वो जो बॉब है ना, वो जब एंड पोजीशन पे आएगा, दो चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ है कि जब वो एंड पे आएगा और जब वो मिन पोजीशन पे, मिडिल पोजीशन पे आएगा, तो इन दोनों केस में स्ट्रिंग जो है ना वो टूट जाती है, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। तो उसका फिर वो बॉब का मोशन कैसे होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो बॉब क्या करेगा? जो ऑब्जेक्ट है वो उसका, मुझे बताएगा कि जब वो ऑब्जेक्ट ओसिलेट करता है तो उसका एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पे लिए, एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पे उसका टेम्पररी वेलोसिटी क्या होता है? 0। तो व्हेन इट, हाँ एग्जैक्टली, सो एट
extreme point velocity becomes zero, तो एट दैट टाइम अगर स्ट्रिंग टूट जाती है, स्ट्रिंग को तोड़ देते हो आप, तो क्या होगा? सपोज कि यहाँ पे स्ट्रिंग टूट जाएगा तो उसका कोई वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? फ्री फॉल फ्री फॉल करेगा सीधा नीचे। तो उसका जो पाथ होगा वो कैसे होगा? स्ट्रेट फ्री फॉल करने वाला है ना, तो उसका पाथ क्या होगा? तो वो करेगा फ्री फॉल, और उसका पाथ क्या होगा बोलो? स्ट्रेट उसका पाथ होगा लीनियर। बट जब वो मीन पोजीशन पे आता है, सो इट इज पोजेसिंग सम वेलोसिटी एट प्रोजेक्टर पोजीशन। हाँ, एट मीन पोजीशन v does not zero. So if the string breaks, it will perform which kind of motion? प्रोजेक्टर परफेक्ट। देखो, आप अगर ये सोच लेते हो ना तो बहुत मजा आ जाएगा। अगर आपको मैं जो पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से आप उसको सोचने लगते हो, ऐसा सोच सकते हो। एक बंदे ने एकदम बढ़िया आंसर दिया कि भाई वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगा भैया? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक परफेक्ट। तो वही चीज तो आंसर है, दैट्स ऑल। सही बात है आपका। तो इसमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इसको, एमसीक्यू में ये आ सकता है ये क्वेश्चन। देखो, पहले में जो पाथ होगा ना वो डायरेक्टली लीनियर पाथ होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्टली। देखो, उसका जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, और पाथ जो है वो लीनियर है। अगर लिखना तो लिख दो पाथ लीनियर, बिकॉज हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, मैंने ये क्यों लिखाया, बिकॉज क्वेश्चन में वही तो पूछा है कि व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी, उसका ट्रैजेक्टरी कौन सा रहेगा, मतलब पाथ कैसा रहेगा। तो पहले का जो ट्रैजेक्टरी है वो लीनियर रहेगा, दूसरे का जो ट्रैजेक्टरी होगा वो कौन सा होगा? वो तो लिखा है, देखो वो तो लिखा भी है, पैराबोलिक लिखा हुआ है, पैराबोलिक पाथ। तो क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया पूरा चीज? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन 14 बाकी है ना, क्या हो गया? बाकी है ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 13 में अभी 13 को मैं बाद में करा रहा हूँ, 13 को बाद में करा रहा हूँ, बट कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 पे आ जाओ। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है 14? यस सर। ओके फाइन। इसमें फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है, या पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर वापस से ऐसा है, ऐसा है। चलो, figure shows the position versus time graph of a particle of a 4 kg. What is the force applied? देखो, आपको केस नंबर 1 में देखो, आपको थोड़ा सोचना है। नक्शी इज द नक्शी। यस सर। तो हमको क्या करना है यहाँ पे केस नंबर 1 में? हमको फोर्स फाइंड करना है। नक्शी, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ। फोर्स एक्जेक्टली होता क्या है? एम ए। वेरी गुड। तो अगर एक्सेलरेशन होगा, अगर पार्टिकल possess some any if the particle possess some acceleration, अगर particle के पास एक्सेलरेशन है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि उसके पास फोर्स है। एक्सेलरेशन ही नहीं है तो आई कैन से द फोर्स इज नॉट देयर। यस। मुझे ये बताओ कि t लेस देन 0 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कितना है? तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो लेस देन 0 टाइम जो है ना, लेस देन 0 टाइम, तो वहां पे ग्राफ कैसा है, और उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी क्या है, और वेलोसिटी के ऊपर से आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन क्या है। लेस देन 0 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या है?
देखो आप देख सकते हो कि लेस देन 0 में उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, 0 सेकंड से पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो। कैन आई से पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्या मैं इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं कि वो इक्विलिब्रियम में है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं वो एट द रेस्ट है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एट रेस्ट है? यस सर। Yes, sir. और एट रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या हुआ? जीरो वेलोसिटी। 30. इट इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए फोर्स 0 होता है। चलो 4 सेकंड के बाद ग्रेटर देन 4 सेकंड में भी क्या है, देखो आफ्टर 4 सेकंड ऑल्सो क्या होता है, उसका पोजीशन कांस्टेंट है। देखो पोजीशन Auxiliary. पे फिक्स हो गया, तो वापस ये क्या हुआ, जीरो हो जाएगा फोर्स। वापस से एट रेस्ट हो गया, तो वापस से फोर्स 0। और मुझे ये बताओ कि 0 to 4 सेकंड में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नहीं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है? Velocity स्ट्रेट was लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन के बारे में एक्सेलरेशन जीरो। जीरो फोर्स जीरो। तो फोर्स 0 मतलब क्या हुआ, ये तीन केस इन ऑल द 3 केसेस द फोर्स बिकम्स जीरो। 0। इक्विलिब्रियम। ये सारे केसेस जो है वो इक्विलिब्रियम के ही केसेस है, ये सारे केसेस इक्विलिब्रियम में ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे केस नंबर बी फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, इम्पल्स ऑफ द फोर्स फाइंड करना है, इम्पल्स। तो अब मुझे फाइंड करना है इम्पल्स एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। एक ये फाइंड करना है और मुझे दूसरा फाइंड करना है इम्पल्स एट टी इक्वल्स टू फोर्स सेकंड। 4 सेकेंड। चलो मुझे ये पता है कि इम्पल्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा भैया? चेंज इन मोमेंटम। F delta t and a change in हाँ, चेंज एफ डेल्टा टी करना हमारे लिए बहुत कठिन है, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज डेल्टा इन मोमेंटम। मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो क्या ना इसे एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या ऐसा कह सकता हूँ मैं? यस सर। अब वी इनिशियल का मतलब क्या हुआ पता है, 0 सेकंड के पहले, 0 सेकंड के पहले, बिफोर द 0 सेकंड जीरो। का मतलब बिफोर टी इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो आप देख सकते हो कि 0 सेकंड के पहले ऑब्जेक्ट का क्या है, वेलोसिटी कितना है, 0. ये क्रैश है, वेलोसिटी एट 0। रेस्ट 0। एंड वी फाइनल दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर टी इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो वो हम फाइंड कर सकते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन 0 से 3, देखो चेंज इन पोजीशन 0 से 3 हो रहा है, मतलब 3 माइनस 0। टाइम इंटरवल कितना लग रहा है इसके लिए, टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, 4 माइनस जीरो। 4 माइनस 0। तो ये आ जाएगा 3/4। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो डेल्टा पी एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एम का वैल्यू जो हमको दिया हुआ है वो 4 किलोग्राम है, वी फाइनल जो है ना वो 3/4 है, एंड वी इनिशियल जो है ना वो 0 है। तो इसका आंसर 3 न्यूटन इंटू सेकंड आएगा। तो इम्पल्स फॉर द 0 सेकंड विल बी 3 न्यूटन इंटू सेकंड। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। अब ये चीज फाइंड करना है मुझे 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो वापस से डेल्टा पी, वापस से एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब मुझे ये बताओ कि वी इनिशियल मतलब क्या हुआ? 4 सेकंड से पहले हाँ, बिफोर टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, देखो 3/4। सेकंड से पहले 3/4। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कितना होगा वेलोसिटी। 3/4. 3/4। जो फर्स्ट केस का जो लास्ट था वो सेकंड केस का इनिशियल है। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। और वी फाइनल क्या होगा सोचो, अब 4 सेकंड के बाद क्या होता है? जीरो। 0. तो आफ्टर टी इज इक्वल टू 4 सेकंड तो वो एट द रेस्ट पे आ जाता है, तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डेल्टा पी अगर फाइंड करें तो क्या मिलेगा मुझे? -3. माइनस वेरी वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। इट विल बी कम्स आउट टू बी अ -3 न्यूटन इंटू सेकंड। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर।
यस सर। तो क्या ये क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ा? Yes. यस सर। यस सर। तो देख लेते हैं क्या बराबर आंसर आ रहा है सारे। देखो 0 0, देखो 0 0 0 आ गया, देखो 4 6 सारे 0 है। और इसमें जो बी है तो उसमें पहले 3 आएगा और फिर -3 आएगा, बराबर परफेक्ट है। देखो इज इट ओके फ्रेंड्स? कैलकुलेशन समझ में आया आपको? यस सर। इज इट ओके? Yes. यस क्या सर। क्या मैंने 15 एंड 16 आपको करवा दिया? 15 16 Yes. यस सर। 15 एंड 16 दोनों करवा दिया है फ्रेंड्स? Yes. यस Yes, sir. आई थिंक 15 16 17 18 19 20 तक करा 18 भी हो. यस 20 तक सर। करा दिया होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, सो मैं ना आपको 22 21 मैं बाद में कराता हूँ। 22 में आपको होमवर्क देता हूँ। 22 एंड 23 में आपको एक बार रीड करने के लिए बोल रहा हूँ। इट इज़ 22 एंड 23 यू कैन डू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर। अब ये 24 हो गया फ्रेंड्स, देखो तो 24 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखाया होगा, वो फिजिकल कंडीशन के लिए कुछ लिखाया होगा मैंने आपको एक्स्ट्रा, वो लिख दिया। Yes, sir. सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल कंस्ट्रक्ट फ्रॉम दिस मोशन। तो इस टाइप के मोशन के लिए मैंने आपको बताया होगा कि दो बॉल के बीच में कोई बॉल इलास्टिकली कोलिजन कर रहा है, तो ऐसा ये फिजिकल कंस्ट्रक्ट था उसके लिए, तो वो मैंने लिखाया था। अगर नहीं लिखा है तो एक बार स्क्रीनशॉट देख लेना ये लेक्चर का, ये जब करवाया था उसके स्क्रीनशॉट देख लेना, वो लिख लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं ना क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और बाकी के जो सारे क्वेश्चंस है थोड़े बहुत बाकी है अभी, तो वो है ना मैं नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर, बिकॉज सारे थ्योरी तो कंप्लीट हो गए, न्यूमेरिकल भी आज हमने बहुत सारे कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो न्यूमेरिकल बचे हैं इस चैप्टर के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर सर 6th चैप्टर, ओके? सर हाँ बोलो। सर आप कह रहे थे वो एक्स्ट्रा हाँ तो मैं ना ये चैप्टर के जो एमसीक्यू है ना, देखो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाला हूँ। तो देखो ये मैं ऐसा करने वाला हूँ कि ये एमसीक्यू जो पार्ट है ना ये 5th चैप्टर के, तो उसका मैं ना एक लेक्चर अरेंज करूँगा, और वो लेक्चर जिसको मतलब जो अटेंड कर पाए वो अटेंड करना, अगर नहीं कर पाए तो ये पूरा लेक्चर का मैं वीडियो आपको लिंक में भेज दूंगा। तो आप ये जो एमसीक्यू पर्टिकुलर जो पार्ट है, तो उसके लिए एक लेक्चर मैं लेने वाला हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर दूंगा। प्रॉबेबली मैं मंडे को या संडे को ये लेक्चर लेने वाला हूँ। तो जिसको कन्वीनियंट हो वो अटेंड करेगा, और जिसको कन्वीनियंट नहीं है वो लिंक देख लेगा, ओके? एमसीक्यू सर पॉसिबल हो तो मंडे ही करना ना सर वो। क्या बोल रहे हो? कल मत करना, मंडे. हाँ मंडे ही करेंगे, मंडे ही करेंगे, मंडे ही करेंगे। सर कल की एग्जाम का सिलेबस। हाँ कल के एग्जाम के में क्या होगा सिलेबस, वो बाई डिफॉल्ट होता ही है ना, आज का नहीं आएगा बट आज तक का आएगा सब कुछ, ओके? Okay. तो अभी ये लेक्चर मैं अभी खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। Bye, sir.